आज हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड इट्स एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। ये जो लेक्चर है ये पुराना लेक्चर जो कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी था उसकी ही एक्सटेंशन है। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के अंदर हमने ये जाना था कि अगर आपके पास एक ये नॉन यूनिफॉर्म साइज का पाइप हो जिसमें आपके पास एक ये लोअर एंड हो और एक ये अपर एंड हो, तो जितना फ्लूइड या पानी इस पाइप के इस एंड पर एंटर करेगा उतना ही पानी क्या करेगा, इस अपर एंड से लीव करेगा। उसके साथ साथ हमने ये जाना था कि जो लोअर एंड है इसके अंदर आपके पास ये जो पाइप का है इसका एरिया A1 है, जो पार्टिकल्स की वाटर पार्टिकल्स जो है उसकी वेलोसिटी जो है वो V1 है, और जो डिस्प्लेसमेंट लोअर एंड पे कवर हो रही है वो डेल्टा x1 है। जबकि अपर एंड पर एरिया जो है वो A2 है, वेलोसिटी जिसके साथ पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वो V2 है, और जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है वो डेल्टा x2 है। उसके बाद हमने लोअर एंड और अपर एंड के लिए अलग अलग डिस्प्लेसमेंट्स निकाली थी जो कि डेल्टा x1 इक्वल टू V1 डेल्टा t आया था। फिर उसके बाद जितना वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इस पाइप के अंदर इंटर हो रहा है वो हमने कैलकुलेट किया, और फिर डेंसिटी का इस्तेमाल करके हमने ये देखा था कि कितना मैस फ्लूइड का या पानी का इस पाइप के लोअर एंड पर एंटर हुआ। तो वो हमारे पास रिजल्ट ये आया था डेल m1 इज इक्वल टू रो A1 डेल x1। जबकि रो यहाँ पर डेंसिटी है पानी की, A1 जो है वो एरिया है लोअर एंड का, जबकि डेल x1 जो है वो डिस्प्लेसमेंट है लोअर एंड की। उसके साथ साथ सेम प्रोसीजर हमने अपर एंड के लिए भी अप्लाई किया था, और उसमें हमने ये देखा था कि जो अपर एंड है उसके लिए जो मैस जो यहाँ से फ्लो हो रहा है वो असल में डेल m2 है, जो कि बराबर हमारे पास आया था डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड जो कि वाटर है, उसके बाद अपर एंड का एरिया A2 और डिस्प्लेसमेंट डेल x2। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अपनी हम सबसे जो शुरू में स्टेटमेंट मैंने दी थी आपके पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की, उस पर चलते हैं और उसी से कंटिन्यू करते हैं कि जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड इंटर हो रहा होगा पाइप में से असल में उतना ही लीव कर रहा होगा, जो कि आप इस एनिमेशन में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कि मैंने ophysics.com की वेबसाइट से ली है, जिसमें आपके पास ये वाटर पार्टिकल्स इस पाइप के अंदर इंटर हो रहे हैं और इधर से ये क्या कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं। तो जितना पानी इंटर हो रहा है असल में उतना ही लीव कर रहा है। तो फिर मैं यूं कह सकता हूं कि मैस एंटरिंग एट लोअर एंड मस्ट इक्वल टू मैस लिविंग एट, सॉरी मैंने गलत लिखा था तो इसको मैंने करेक्ट कर दिया है, मैस लिविंग एट अपर एंड। तो जो लोअर एंड पे मैस इंटर हो रहा है वो असल में क्या है, डेल m1 है, जो कि मैंने यहां पर लिख दिया है। तो वो बराबर होना चाहिए डेल m2 के, जो कि मैस है जो कि फ्लूइड का लीव कर रहा है अपर एंड पर। इसका मतलब है ना ही तो लोअर एंड पर और ना ही अपर एंड पर जो पानी का मैस है वो इकट्ठा हो रहा है। इसका मतलब है कि आपके पास ये जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है वो असल में फॉलो करती है किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को, यानी कि जितना मैस एंटर होगा असल में उतना ही मैस लीव करेगा। तो अब मैं क्या करूंगा कि जो डेल m1 है उसकी जगह जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी लोअर एंड के लिए एंटरिंग मैस की, वो रो A1 डेल x1 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, जबकि डेल m2 के लिए मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा रो A2 डेल x2। तो डेल m1 की जगह मैं पुट करता हूं आपके पास रो A1 और साथ डेल x1 जो कि डिस्प्लेसमेंट थी लोअर एंड पर पानी की। इसी तरह डेल m2 की जगह मैं पुट कर दूंगा डेंसिटी, क्योंकि वो तो तब्दील नहीं होगी, जो पानी की डेंसिटी यहाँ पर है वही डेंसिटी पानी की क्या होगी, यहाँ पर ही होगी ना। अब ऐसा तो नहीं कि पानी जो है वो लोअर एंड से अपर एंड तक जाते हुए इसकी डेंसिटी जो है वो बदल जाए। तो रो आपके पास उसके बाद आ जाएगा A2 और साथ आ जाएगा डेल x2। तो अब डेंसिटी क्योंकि सेम होने की वजह से आपके पास ये जो टर्म है वो दोनों साइड पर सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा A1 इंटू डेल x1 और बराबर आ जाएगा उसके साथ साथ A2 और डेल x2। अब जबकि हम ये जानते हैं कि x डेल x1 जो कि डिस्प्लेसमेंट एट लोअर एंड है वो असल में बराबर थी आपके पास V1 डेल्टा टी के, जो कि हमने यहाँ पर देखी थी। चलें आपकी आसानी के लिए मैं ये तस्वीर भी ले आया हूँ और उसके साथ साथ ये जो डिस्प्लेसमेंट थी डेल x1 और डेल x2 इनकी वैल्यूज भी यहाँ पर रख दी आपके लिए। अब मैं पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा A1 इज इक्वल टू डेल x1 की जगह आ जाएगा V1 डेल टी, और उसके साथ साथ आपके पास आ जाएगा इक्वल टू, और फिर आ जाएगा आपके पास A2 जो कि एरिया है अपर एंड का जैसे कि ये वाला, और फिर डेल x2 की वैल्यू क्या है, वेलोसिटी एट अपर एंड जो कि v2 है, और साथ आपके पास टाइम जो कि डेल्टा t गुजरा है। अब आप ये भी देख रहे होंगे यहाँ पर कि आपके पास
जो डेल टी की टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड पर भी है और राइट हैंड साइड पर भी है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। तो आपके पास ये इक्वेशन एक नई बन के आ जाएगी जो कि होगी a1v1 इक्वल टू a2v2। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है आपके पास असल में इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की। तो अब आपको क्या नजर आ रहा है कि a1v1 क्या है, ये लोअर एंड की प्रॉपर्टीज हैं, जबकि a2v2 क्या है, अपर एंड की प्रॉपर्टीज। कैसे? a1v1 असल में ये प्रोडक्ट है एरिया और वेलोसिटी का। तो a1 और v1 एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है किस पर? लोअर एंड पर, और वो बराबर आ रहा है किसके? एरिया जो कि a2 है अपर एंड पर और जो वेलोसिटी v2 है अपर एंड पर। इसका मतलब है जितना ये प्रोडक्ट नीचे होगा a1 एरिया और वेलोसिटी का, उतना ही ये प्रोडक्ट ऊपर भी होना चाहिए। तो फिर मैं यूं कह सकता हूं कि द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड स्पीड ऑफ द फ्लूइड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप इज कांस्टेंट। यानी कि लोअर एंड पे अगर एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट बराबर है आपके पास अपर एंड पर एरिया A2 और वेलोसिटी V2 के प्रोडक्ट के, तो इस पाइप के किसी भी पॉइंट पर, चाहे वो ये पॉइंट हो चाहे वो ये पॉइंट हो आपके पास, तो इन दोनों पॉइंट्स पर भी फिर आपके पास इस जगह पर भी एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए इस पॉइंट के जो एरिया और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के। तो इसी को इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। और अब इस प्रोडक्ट को मैं आपके लिए साबित भी करता हूं एक एनिमेशन से। जैसे आपके पास ये एनिमेशन, उसी पर मैं वापस आ गया हूं। ये पाइप का लोअर हिस्सा है और ये अपर एंड है, ठीक है। तो मैं अभी अपनी आसानी के लिए मान रहा हूं कि यहां पर ये एरिया छोटा है और ये एरिया क्या है, ये बड़ा है। तो जो लोअर एंड है उसका जो एरिया है वो मैं मान लेता हूं कि वो 2 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। जब एरिया यहां पर छोटा है तो आप ये देख सकते हैं कि जो पानी की फ्लो होने की रफ्तार है ना, वो ज्यादा है बानिस्बतन इस वाली एंड पर। तो मैं ये मान लेता हूं कि जो वेलोसिटी है लोअर एंड पर एरिया कम होने की वजह से असल में यहां पर जो वेलोसिटी है वो 4 है। तो अब क्या होगा कि जो अपर एंड होगा उस पर कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट होगी कि आपके पास, अब चूंकि एरिया तो बड़ा है ना अपर एंड पर, तो अगर एरिया मैं कहता हूं कि 4 हो गया है, 4 मीटर स्क्वायर हो गया, यानी कि ट्वाइस ऑफ a1 हो गया है, तो फिर वेलोसिटी को क्या होना चाहिए, वो फिर कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए? 2 गुना कम होना चाहिए, क्योंकि एरिया 2 गुना बड़ा है। तो 2 4 जा क्या होता है 8, और यहां पर भी क्या आएगा 4 2 जा 8। तो ये साबित हो जाता है इससे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कि जो एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा किसी भी पॉइंट पर इस पाइप के अंदर। अब मैं स्लाइड को थोड़ा नीचे करके ले आया हूं। चूंकि एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो इसको फिर मैं यूं भी लिख सकता हूं मैथमेटिकली आसान फॉर्म में, और कि एरिया ए जनरलाइज कर रहे हैं। पहले तो हमने स्पेसिफिक केसेस लिए ना लोअर एंड और अपर एंड के लिए, अब मैं जनरलाइज कर रहा हूं कि एरिया किसी भी पॉइंट पर ए है और जो फ्लूइड की वेलोसिटी या पानी की वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर वो क्या है, वो वी है। तो वो किसके बराबर होनी चाहिए, किसी कांस्टेंट नंबर के। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कांस्टेंट। अब यहां पर ये जो वेलोसिटी है ये मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो एरिया आपके पास आ जाएगा, कांस्टेंट को भी चले मैं सी कह देता हूं समझाने के लिए सिर्फ ना, ताकि बार बार मुझे कांस्टेंट ना लिखना पड़े। तो क्या आ जाएगा सी, और जब ये v इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड होगा तो ये जाके आ जाएगा c बाय v। अब आप मैथमेटिक्स के एक रूल से वाकिफ हैं कि इक्वल टू को जब आप खत्म करते हैं तो उसके साथ साथ आपके पास एक कांस्टेंट भी चला जाता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट c और इक्वल टू को खत्म करने से आपके पास क्या होगा कि आपके पास एक प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि एरिया आपके पास प्रोपोर्शनल आ जाएगा इन्वर्सली किसके, 1/v के। यानी कि जिस पॉइंट पर आपके पास फ्लूइड की वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पर एरिया कम होगा। और ये बात की निशानदेही आप इस एनिमेशन में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास ये जो एरिया है ये असल में कम है, तो वेलोसिटी फिर क्या है यहाँ पर ज्यादा है, जबकि ये एरिया इसके बनिस्बतन ज्यादा है। तो आप देख रहे हैं कि जो तीर ये आपको जाते हुए दिखाई दे रहे हैं असल में पानी के पार्टिकल्स हैं, इनकी रफ्तार यहाँ पर फिर कम है। अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो मैंने अभी आपको सारी बताई, इसकी हम रियल लाइफ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो क्या कभी आपने ये सोचा कि एक ट्यूबवेल में से जब इस तरह से पानी बह रहा होता है तो आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर ये जो पानी का एरिया है वो असल में ज्यादा है, जबकि यहाँ पर ये कम है। ये तो कॉमन लाइफ ऑब्जर्वेशन है ना। अब फर्क क्या है, आप क्या करें, अपना हाथ पहले यहां पर लेकर जाके रखें और देखें कि पानी किस रफ्तार से आपकी उंगलियों में पड़ता है, और फिर आप यहां पर देखें। तो अब यहां पर चूंकि एरिया कम है, इस वजह से यहां पर जो रफ्तार होगी पानी की वो आपकी पानी की रफ्तार ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि एरिया यहां पर कम है।
जबकि इसके बनिस्बतन यहां पर आपके पास एरिया क्या है वो ज्यादा है, जिसको मैं अप एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो इस वजह से यहां पर जो रफ्तार होगी पानी की वो फिर आहिस्ता होगी। तो ये असल में आपके पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की एक एप्लीकेशन ही है। इसी तरह आप अक्सर पानी के पाइप के साथ ये शरारत तो करते होंगे कि पाइप से पानी बह रहा हो, मतलब गुजर रहा हो, आपने कोई सब्जियों को देना हो और आप दूर पहुंचाना चाहते हो, तो आप उसके आगे क्या कर देते हैं, अपना यूं अंगूठा रख देते हैं। तो उससे क्या होता है, तो जब आपने अंगूठा नहीं रखा हुआ तो मान लीजिए कि यूं इतना पाइप का मुंह है ना, ये तो ये एरिया क्या है, ये ज्यादा है। अब जब आपने उंगली या अपना अंगूठा रख दिया हाथ का, तो असल में आपने एरिया को क्या कर दिया, छोटा कर दिया, जिसकी वजह से जो पानी की रफ्तार है बाहर निकलने की वो बढ़ जाएगी। तो ये भी एक डेली लाइफ एप्लीकेशन है आपके पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की, जो कि अभी तक हमने सीखी। अब एक लास्ट चीज है जो कि वो ये है कि आपके पास अभी मैंने बताया था कि एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, किसी कांस्टेंट सी के। तो मैं उसी का इस्तेमाल करके एक चीज बताना चाह रहा हूं। तो आपके पास है, तो ये मैंने आपके लिए लिख दिया, एरिया वेलोसिटी का प्रोडक्ट किसी कांस्टेंट सी के बराबर है। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई एक और चीज हासिल करने के लिए करते हैं। तो जो एरिया है उसको मैं ए लिख लेता हूं, और वेलोसिटी क्या होती है, कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर हुई टाइम ड्यूरेशन के अंदर। तो डेल्टा एक्स में कहता हूं डिस्प्लेसमेंट कवर हुई किसी टाइम डेल्टा टी के अंदर। तो ये बराबर हो जाएगा असल में सी के। यहाँ पे डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट आप ये कर सकते हैं कि जो पानी ने डिस्प्लेसमेंट कवर की, आपको नजर नहीं आ रहा तो मैं इसको वाजा कर देता हूँ। ये डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट है मेरी, और ये किसी वक्त के अंदर पानी ने तय की, तो मैंने उसको लिखा है। अब ये एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये असल में लेंथ भी तो है ना, ठीक है। तो जब एरिया किसी लेंथ के साथ मल्टीप्लाई होती है तो वो असल में क्या बन जाता है, वॉल्यूम। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा डेल वी, ठीक है, क्योंकि एरिया जब किसी लेंथ के साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या बन जाता है, वॉल्यूम। तो जो वॉल्यूम का फ्लो रेट है उसको हम कहते हैं डेल वी बाय डेल टी। तो वो भी किसके बराबर होगा, किसी कांस्टेंट सी के। और इस सी की जगह अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूं जो कि मेरे पास अभी निकाली है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो वॉल्यूम फ्लो रेट है जो कि असल में डेल वी बाय डेल टी है, यानी टाइम के लिहाज से जो वॉल्यूम फ्लो हो रहा है वो क्या है, वो असल में आपके पास बराबर है किसके, एरिया और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के, जो कि ए वी है। चलें आपकी आसानी के लिए इसको लिख भी देता हूं, ये वॉल्यूम फ्लो रेट है। अब एक लास्ट चीज आपसे कोई पूछ सकता है कि ये वॉल्यूम फ्लो रेट का यूनिट क्या है। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, असल में मीटर क्यूब। ये एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव से कभी चीजें पूछी जाती हैं तो उसके लिहाज से। जबकि टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकंड। तो चूंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, इसका मतलब है जो लेफ्ट हैंड साइड का यूनिट है वही असल में राइट हैंड साइड का यूनिट होना चाहिए। तो जो ए वी है यानी कि एरिया और वेलोसिटी है, इसका जो प्रोडक्ट है इसका भी यूनिट क्या होना चाहिए, मीटर क्यूब पर सेकंड। तो आज हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड इट्स एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी किया।